अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने हुकूमती मुखालिफत से अहम तजवीज़ तैयार कर ली हैं। 11 नवंबर को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया गया है। मुश्तरका इजलास में अहम तरीन कानून साजी, नैब कवानीन और EVM कवानीन की मुखालिफत पर इतफाक भी कर लिया गया है और हुकूमती कानून साजी रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। ऑपोजिशन ने एक खसूसी कमेटी तश्कील दी है कि जो हुकूमती कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। इस कमेटी में फारूक एच नाइक, आजम तारड़ और कामरान मुर्तजा शामिल होंगे। इजलास में तमाम ऑपोजिशन अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत भी जारी कर दी गई है। ऑपोजिशन का कहना है कि अवाम दुश्मन हुकूमती अज़ाइम का डटकर मुकाबला किया जाएगा और हुकूमत को NRO नहीं लेने दिया जाएगा। ऑपोजिशन की इस अहम तरीन बैठक के बाद पार्लियामान का मुश्तरका इजलास और भी अहमियत इख्तियार कर गया है। वो ऑपोजिशन जो 3 सालों से हुकूमत को टफ टाइम देने की बार बार कोशिश में रही, अब एक बार फिर हुकूमत के रास्ते में मज़ाहिम होना चाहती है। पार्लियामान का ये मुश्तरका इजलास इसलिए भी अहम है कि इस इजलास में हुकूमत 30 से ज़ायद बिलों को पास कराना चाहती है। इन 30 बिलों में से 18 बिल्स ऐसे हैं कि जो नेशनल असेंबली से तो पास हो गए हैं, मगर सेनेट ने इनकी मंजूरी एज ऑफ राइट नाउ नहीं दी। इन बिलों को पास कराने के लिए हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया है और इन अहम तरीन बिलों में नैब कवानीन से मुतल्लिक बिल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतल्लिक बिल और कुलभूषण केस से मुतल्लिक कानून साजी शामिल है। ऑपोजिशन ने मुश्तरका इजलास के जरिए इस अहम तरीन कानून साजी को रोकने का मंसूबा तैयार कर लिया है और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कानून साजी के लिए राब्ते बढ़ा दिए हैं। ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत की अहम तरीन शख्सियात को यह टास्क भी सौंपा गया है कि ऑपोजिशन अरकान से खुफिया राब्ता किया जाए। ज़राए ऑपोजिशन अरकान से राब्तों की तस्दीक कर रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि ऑपोजिशन अरकान को कायल किया जा रहा है कि कानून साजी के इस अहम तरीन मरहले पर वो ऐवान से बाहर निकल जाएं। दो तरफा इस मनसूबाबंदी और ऑपोजिशन की हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक के बावजूद मगर ऑपोजिशन इत्तेहाद में ताहाल एतमाद का फुकदान दिखाई दे रहा है। आज एक तरफ जहां ऑपोजिशन जमातें ऑपोजिशन लीडर के चेंबर में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक कर रही थी, एन उसी वक्त चेंबर से बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा नून लीग पर बरस रहे थे। आज आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलिस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं। PDM अब अमलन खत्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि PDM पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक PDM में थी उसमें जान थी। हमारी इंसल्ट करके हमें PDM से अलग किया है। आज हुकूमत वक्त ये वही PDM है ना, जब हम साथ थे, ANP साथ थी, हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी। कमर जमान कायरा की शदीद तनकीद के जवाब में PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। जमान कायरा इतनी संजीदा शख्स होते हुए भी हमेशा उनकी तोपों का रुख हुकूमत और इमरान खान के बजाय या तो PDM है या PDM में शामिल जमातें हैं। आप अपोजिशन की अपोजिशन है या तुम इमरान खान और हुकूमत की अपोजिशन है। आपकी क़ियादत की जो तनकीद है PDM पर, इससे महसूस ये हो रहा है कि तुम हुकूमत की अपोजिशन नहीं, इमरान खान की अपोजिशन नहीं, तुम अपोजिशन की अपोजिशन हो। उधर चाची उमरा में तुम नाश्ता नोश फरमा रहे हैं मरियम नवाज के साथ, इधर तुम ये चोरा गुम्फा। खुफिया और बैकडोर राब्तों पर इस बला की बदएतमादी के बावजूद मगर ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने पर तुली है और आज इसका अमली मुजाहरा कौमी असम्बली इजलास में देखने को मिला, जिधर बासानी ऑपोजिशन ने 2 बिल अपने पास करा लिए। कैसे करा लिए और आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या यही ट्रेंड दिखाई दिए जाएगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात बहरहाल फवाद चौधरी साहब ऑपोजिशन को मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देने से पहले अपने पाँव पर तो खड़े हो जाएं। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहें। बात करते हैं एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब। स्टीयरिंग कमेटी में आज फैसला हो गया मुत्तहिद होने का, लेकिन बाहर आके आपने बात सुनी कमर जमान कायरा साहब की, वो तो दो टोक बात कर रहे हैं कि आप बैकडोर राब्तों में हैं, डील्स कर रहे हैं। क्या देखिए, कल से अपोजिशन की मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें कमर जमान कायरा साहब की पार्टी पूरी तरह शरीक है, उनके चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शरीक हैं और हमारी किसी मीटिंग में इस तरह का कोई नुक्ता पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने नहीं उठाया। तो इसलिए ये कमर जमान कायरा साहब का कोई ज़ाती
मुगालता तो हो सकता है, लेकिन पीपल्स मगर पार्टी मुश्किल है, बिकॉज एहसन इकबाल साहब, माजी के अंदर भी जब बार बार उनसे पूछा जाता था कि आपके 2 बयानी हैं, नून लीग के क्लैरिटी नहीं है, बार बार वो कहते थे कि उनका अंदरूनी मसला, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। और डील के हवाले से भी अभी तक कोई बात नहीं हुई। आप लोग उनके ऊपर डील का बहरहाल भुगतान लगाते रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगा रहे हैं, ये पहली बार है ये बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कशीदगी है। आप जानते हैं हुकूमत का कमर ज़मान कायरा साहब ऐसी बात उस वक्त क्यों कर रहे हैं कि जब सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है और पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें, हम किसी से राब्ते में नहीं है, हमारा राब्ता सिर्फ आवाम के साथ है। आपकी कोई सेकंड या थर्ड टियर जाके मिली है? देखिए, हमारे तो बड़ी सख्त हदायत हैं कि कोई मुलाकात ही नहीं कर सकता, इसीलिए हम इस वक्त सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो और एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो, ताकि मुल्क, देखिए इस वक्त हुकूमत कहाँ है, लाहौर में पैरासीटामोल और पैनाडोल की दवाइयाँ नायाब हो चुकी हैं। 3 करोड़ दवाइयाँ जो बुखार की थीं वो पंजाब हुकूमत के स्टॉक से गायब हो चुकी हैं। कहीं किसी जगह लोग कोरोना से मर रहे हैं, कहीं डेंगू से मर रहे हैं, कहीं वो चीनी तलाश कर रहे हैं। मुल्क का इस वक्त कौन वारिस है? अच्छा, अब आप लोगों ने आज स्टीयरिंग कमेटी में एक मुश्तरका हिकमत अमली का फैसला किया है और आज 2 बिल्स पास भी करा लिए आप लोगों ने, मगर मुझे बताइए कि कुछ अब आपसे अपोजिशन के लोगों से भी राब्ते करने की हमें इतलात आ रही हैं कि हुकूमती शख्सियात राब्तों में हैं, सिट इट आउट, आइएगा ना, यही सब कुछ आपको पता है। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन में भी हुआ था। लोग देखिए इस वक्त तो सादिक संजानी 2019 के अंदर भी आपको याद होगा, सबने हाथ रेस किए, 16 बंदे गायब हो गए पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ क्या राब्ते करेगी, उल्टा हुकूमत के लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको नज़र आ गया है कि ये कश्ती डूब रही है। क्या राब्ते कर रहे हैं? वो इसलिए कि आप बताएं कि हमने क्या करना है, आप हमें अगली टिकट की यकीन दहानी कराएं, आप हमें जब कहेंगे हम पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देंगे। तो अभी भी ये पूछा जा रहा है आपसे? जी बिल्कुल। अगर आप टिकट यकीनी बनाएंगे तो वो वोटिंग के इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे? आप बताएं ना, मैं ऐसा ही इस वक्त कोई पाकिस्तान में सियासी वर्कर है जिसको पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में कोई शुबा हो? 160 रुपए किलो चीनी। तो अगला इलेक्शन ही अपना हमेशा सर पे सवार रहता है, मगर आपसे अभी ये पूछा जा रहा है तहरीक इंसाफ के, बिल्कुल पूछा जा रहा है, एमएनएज की तरफ पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है, अगर आप हमें टिकट देते हैं, अगर आप हमें गारंटी करते हैं टिकट, तो हम वोट नहीं देंगे, छोड़ने के लिए तैयार हैं, या जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे करने। जो ये 30 बिल जो पास करवाने, बुलडोज कराने, इसमें हम घर बैठ जाएंगे, नहीं आएंगे? बिल्कुल बैठ सकते हैं वो, अगर हम उन्हें आज ग्रीन सिग्नल दें। आप नहीं दे रहे? देखिए, हमारे पास ओपन चॉइस तो नहीं है ना, हमने ये देखना है सबसे पहले जहाँ पे हमारे अपने वर्कर्स हैं, डेडिकेटेड नज़रियाती वर्कर्स हैं, उधर तो यकीनन हमारे लिए मुश्किल मरला है कि हम अपने किसी आपके लिए अभी हुकूमत गिराना ज्यादा अवलीन तरजीह है या अपने डेडिकेटेड वर्कर्स को आज ही आपने एडजस्ट करना है? हम एक असूल और नजरी के साथ भी खड़े हैं ना, हम हर तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करके हुकूमत को गिराने पे यकीन नहीं करते। अगर ये करना होता तो फिर तो आज से 2 साल पहले कोई बैकडोर डील करके हुकूमत गिरा लेते। हम चाहते हैं कि अपने असूल के परचम। ये कौन सा असूल है वैसे माजरत है एहसन इकबाल साहब, कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो बलूचिस्तान के अंदर तो व्हीलिंग डीलिंग करके जाम कमाल को घर भेज देती हैं, तब ये हलाल हो जाते हैं सारे आपके? नहीं, कैसी व्हीलिंग डीलिंग? वहाँ पे तो बाप पार्टी आपके लिए हलाल हो जाती है उनके साथ, आपने सिटिंग मिनिस्टर्स के साथ, सिटिंग हुकूमत के साथ हाथ मिला के नो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, चीफ मिनिस्टर आपने अगर हुकूमत के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को टॉपल किया तो ये तो वहाँ की ऑपोजिशन की कामयाबी है कि उन्होंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को टॉपल कर दिया। सर, आपके दौर के अंदर ये हो तो ये गद्दारी है, आप लोग करवाएं या पीडीएम की जमातें ये करवाएं तो ये कामयाबी है? मेरा मतलब है कि कौन से नजरिया कि हमारे दौर में जो हुआ और ये जो हुआ इसमें क्या फर्क है? आप बताएं क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि उस वक्त खुल्लम खुला एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के साथ हुआ। ठीक है, आज तो जो वजीर आला गया है वो एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा था, और जो आया है वो एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो मखसूस हालात हैं, आपका बंदा भेज के ही वो आया था ना, सबसे बड़ा सिंबॉलिक बिजिंजो साहब कौन है? एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे नहीं है, लेकिन वो आज वो हलाल हो गए। एस्टैब्लिशमेंट ने लगाए थे वो तो चले गए ना। सर, ये लेकिन मेरा पिक एंड चूज है, थोड़ा सा पिक एंड चूज नहीं है। असल बात बड़ी सिंपल है कि देखिए, अब पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में साबित हो गया है कि जो एक मसनूई सेटअप दिया गया था, इट हैज फेल्ड टू डिलीवर। उसे आप हाइब्रिड सिस्टम कह लें, उसे आप जो मर्जी नाम दे लें, इट हैज फेल्ड मिजरेबली। अब पाकिस्तान की इकॉनमी को खुदा ना खास्ता हम मेल्ट डाउन की तरफ धकेलता हुआ देख रहे हैं, जो डेट ट्रैप है उसमें फंसता देख रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन बेकाबू हो चुकी है, सिविल अनरेस्ट के असबाब पैदा हो रहे हैं। हल सिर्फ यह कि एक नया इलेक्शन, एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटेंट हुकूमत जो इंक्लूसिव गवर्नेंस करे। ये वजीर आजम तो ऐसा है कि नेशनल सिक्योरिटी में भी नहीं बैठ सकता किसी के साथ। ये तो कहते हैं ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाना मेरी तौहीन है। कोई एक लीडर, पार्टी या इदारा
ऐसा किंग कॉन्ग नहीं है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सके। हमें एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव हुकूमत चाहिए जो एक नए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए अब लाजमी हो गई है, वरना ये मुल्क और दलदल के अंदर फंस जाएगा। जो ये रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, ईवीएम्स के लाना चाह रहे हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, 19 मिलियन से ज़ायद ऐसे 9 मिलियन आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ये सारी रिफॉर्म्स जो हैं इनके अंदर आपने अब हिस्सा नहीं डालना। देखिए पहली बात जो है, और अगर ये बुलडोज करा लेते हैं, जो कि इनकी अददी अक्सरियत है, करा लेंगे जॉइंट सिटिंग में, क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो साबित हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक धांधली की स्कीम है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के हम उनकी रिप्रेजेंटेशन के हक में हैं, लेकिन जो भी निज़ाम हो वो ऐसा हो कि वो क्रेडिबल हो, वो हैक ना हो सके। दुनिया में अभी तक इंटरनेट बेस्ड सिक्योर वोटिंग सिस्टम के ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। लिहाजा हम चाहते हैं कि अगर ईवीएम लेके तो नहीं भागेंगे ना प्रिजाइडिंग अफसरान जिस तरह डस्का में भागे हैं। मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी ये वाली गारंटी तो हो जाती है ना, अगर आप उसके चिप बदल दें, उसको टेम्पर कर दें तो बहुत आसान है। सारी ईवीएम इज अ नो गो एरिया, इज अ नो गो एरिया। दुनिया में आज भी अमेरिका, यूरोप, देखिए यूरोप, अमेरिका समेत आज भी जो पेपर बैलेट है इसको सिक्योर समझा जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हम उनकी नुमाइंदगी के हक में हैं और हम समझते हैं कि एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि हम उनको पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें दें जिस पे इंतखाब के जरिए उनके नुमाइंदे आए, नॉर्थ अमेरिका से आए, यूरोप से आए। डायरेक्टली वोटिंग राइट्स ना हो। वोटिंग राइट्स अगर देने हैं तो ऐसा सिस्टम पेश करें जो 200% सिक्योर हो, टेम्पर फ्री हो। अभी तक दुनिया में कोई ऑनलाइन सिस्टम ऐसा नहीं है जो टेम्पर फ्री हो। ठीक है, तो और लास्टली सर मुझे बताइएगा कि अब आप लोग सड़कों का रुख करेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, कराची के अंदर है, फिर मुल्क के तूल अर्ज़ में, फिर शहर काम, ये तो आजमा चुके हैं, काम कर चुके हैं। इस बार क्या मुख्तलिफ है इसमें? हम जो अब रिपीट एक्सरसाइज हो रही है, जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें सारी बात होती है पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइजेशन की, और जब पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर आता है उससे ऑप्शंस भी खुलती हैं। अब दो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक बात आप देखिए, जब हमने पहले 6 महीने की, उसके बाद जो 10 इलेक्शन हुए, 10 के 10 हुकूमत हारी, तो उसका कुछ पॉलिटिकल ट्रांसफ़र हुआ ना उस रद्द-ए-अमल को, जो अवाम के जज्बात थे। दूसरी बात यह है कि हमने इंक्रीजिंगली, अब ये बात लोगों को भी पता लग गई है, इमरान खान हैज़ बिकम इररेलेवेंट politically, he has become irrelevant economically, he has become irrelevant diplomatically, he has become irrelevant security wise। तो जब हर डायमेंशंस के ऊपर एक irrelevant militarily, yes, और इन पिंडी आई एम श्योर। देखिए जो तमाशा लगाया उन्होंने सिक्योरिटी के साथ, I would doubt that he would be security is the big question right now. We are banking on people's support. Okay, और माइनस पीपल्स पार्टी आप वो गार्नर कर सकेंगे कि नहीं? इस मुल्क में कभी इनकलाब नहीं आया पीपल्स सपोर्ट से। हम सब ऑपोजिशन को साथ लेकर चल रहे हैं। आज आपके फेवर में है, आपने देखा कि सारी ऑपोजिशन इकट्ठी है इमरान को हटा के फेयर एंड फ्री इलेक्शन के ऊपर। PDM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एवरी ऑपोजिशन पार्टी इज ऑन वन पेज। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के। आपने बात सुनी, मुकम्मल तौर पे रद्द किया है कमर जमान कायरा साहब के दावे को कि बैकडोर राब्ते इनके कायम है। बात करते हैं कमर जमान कायरा साहब से ही। साबिक वजीर इत्तलात रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि बहुत दो टोक आप हमेशा रद्द करते थे दो बयानियों को, या लैक ऑफ क्लैरिटी PMLN में, अब क्या हुआ है कि जो आप क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं PMLN से? नहीं, देखिए हम उस पर मोतरज नहीं होते, लेकिन अब देखिए बात यह है कि किसी तरफ तो आपको जाना पड़ेगा। अगर हमारे ऊपर मुसलसल एक इल्जामात की जलगार हो, हम जो कि जिनका कोई कसूर नहीं है, आप उनको मुर्दे इल्जाम ठहराते चले जाएं और फिर आप खुद बेगुनाह भी अपने आप को करते चले जाएं। कसूर भी आपका हो, पीपल्स पार्टी और ANP को एम्बेरस भी आप करें और आप हमें इल्जाम देते चले जाएं, तो फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्ड कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। इसी तरह आज हाफिज अब्दुल्ला साहब ने सुना है मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कोई बातें की, मुझे बड़ी इज्जत एहतराम है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि हमने छुरा मार दिया है। क्या छुरा मारा है कि जी हमने बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लिए थे लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के लिए, हालांकि ये खिलाफ हकीकत बात है। हमारे साथ वो जरूर आए थे, लेकिन हम उन वोटों की बदौलत नहीं बने थे। हमारे 26 वोट्स थे, 20 हमारी अपनी जमात के थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम अपोजिशन की थे। हमारा हक था, लेकिन ठीक है, हमारे साथ वो लोग आए, हमने उनको ज्वाइन किया। अब ये एतराज है कि हमने क्यों किया, इसमें हमारे ऊपर शोकाज हो गया। लेकिन आप बलोचिस्तान की हुकूमत गिराने में और हुकूमत बनाने में उसी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के
हुक्मरानों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, काबीना के साथ आप मशावरत करते हैं, आपके सेक्रेटरी उनके साथ रोज बैठ के उनकी मुलाकातें होती हैं, आप उस हुकूमत के बेनिफिशियरी और रिश्तेदार बन गए हैं। जो काम कल हराम था आज हलाल कैसे हो गया? ठीक है, मगर कायरा साहब, आप PMLN के ऊपर ये भी पहली दफा इल्जाम पीपल्स पार्टी लगा रही है कि बैकडोर राब्तों में है। किससे राब्तों में है? आपको नहीं पता है? जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने हैं। महर बुखारी को नहीं पता होगा, बाकी तो सारे जग को पता है। कुछ चीजें वो होती हैं जो बहुत तफसील से, कुछ चीजें महर तफसील से बयान नहीं की जाती। अच्छा, उनको इसी तरह तफसील में बयान किया जाता है और यही बेहतर तरीका होता है। तफसील नहीं देना चाहते, मगर वक्त के ऊपर तो थोड़ा तबसरा कर दीजिए कि पहले आपने कभी क्लेम नहीं किया कि राब्तों में हैं और कुछ चाह रहे हैं अचीव करना इस्टेब्लिशमेंट से। अब आप ये ज़रूर दावा कर रहे हैं, आपकी मालूमात ये है, टाइमिंग क्या है? क्या ये इमीडिएटली आफ्टर इफेक्ट है जो एक कशीदगी पाई गई है हुकूमत वक्त और फौज के दरमियान नोटिफिकेशन के इशू पे? मैंने कहा है कि आपके अंदर मुफाहमत और मदामत की बात है। मुफाहमत क्या है? मदामत तो है कि किसी के वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि जो लोग वोट के तकद्दुस को खराब करते हैं, वोट के अमल में मदाखलत करते हैं, हमारी एजेंसीज वो सियासी अमल में मदाखलत ना करें। सिंपल बिना बयानी है ना, उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। और मुफाहमत क्या है? किससे है? आपने गुफ्तगू का रास्ता बंद नहीं करना। किससे नहीं करना? अपोजिशन से, पार्लियामेंट से, किससे? मीडिया से। तो जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ा सिंपल सवाल है और वो सारा मीडिया मुझसे बहुत पहले और बड़े जोर से कह रहा है। ठीक है, और महर बुखारी रोज कहती है। अच्छा कहरा साहब, आप आर यू प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप? बिकॉज अभी 2 हफ्ते कबल आप बात कर रहे थे कि PDM में हमें साथ मिलके काम करना चाहिए, अफादियत बढ़ेगी वरना वो इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि आपने हाथ बढ़ाया आगे और अब आप इतना सख्त बयानात और सख्त स्टांस ले रहे हैं। ये आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन आए पीपल्स पार्टी या PDM की तरफ से, कहीं ना कहीं कोई तो रिएक्शन हो? नहीं, गुड कॉप बैड कॉप इस तरह नहीं खेला जाता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमें जो PDM मरहूम हुआ करती थी उससे हमें जिस तरह अलग होने के मजबूर किया गया या जो फैसला किया गया वो इंतहाई नागवार था, नाकाबिले कबूल था। उससे पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया, MP ने भी इस पर एहतजाज किया, हम अलग हो गए। उसके बाद वो क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें से 2 जमातें निकल गई और फिर जिस बुनियाद और असास पे वो अंडरस्टैंडिंग खड़ी थी वो इस हुकूमत का फौरन खात्मा। आपको इस हुकूमत का फौरन खात्मा अगर PDM चाहती नहीं, अपने आप को PDM कहते हैं, वो कहते हैं कि जी इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। वो तो कहते हैं कि 2023 का इंतखाब जो है वो फेयर होना चाहिए। वो तो कहते हैं कि ये हुकूमत हमें सूट करती है, हम क्यों अदम एतमाद करें। तो ये अब कितनी बातें गिनवाऊं मैं आपको? ये सारा कुछ कहने के बाद अब उस PDM का बयानिया ही खत्म, जब उसकी असास ही खत्म हो गई जिससे वो खड़ी थी और उसमें से 2 आपकी मेजर जमातें अलग हो गई। नहीं मगर सर, राना सनाउल्लाह ने भी पिछले दिनों आपसे कहा है कि पंजाब के अंदर अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं हमें नंबर्स दिखाएं, आए बात करें। और फिर आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि मैं उनसे पर्सनली राब्ता करूंगा, एक्सप्लोर करेंगे इस ऑप्शन को। उसका क्या बना? मैंने उनसे गुजारिश की थी कि राना साहब की ये तजवीज़ बड़ी माकूल है। पहली बात तो ये है कि जब हम अदम एतमाद की बात कर रहे थे, जब सेनेट का इलेक्शन हम जीते, उसके फौरन बाद हमने कहा कि जो हमारा एलामिया साइंड है, जो इसका मैनिफेस्टो साइंड है इस अंडरस्टैंडिंग का जो PDM के नाम से है, उसमें सेकंड लास्ट जो क्लास है वो अदम एतमाद मूव करने की है और ये टाइम है। जी सियासत के अंदर बड़ी मैटर करती है, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। चले जो भी हुआ वो एक तल्ख बात है। लेकिन राना साहब ने कहा तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम उसको ऑन करते हैं। उस पर बिलावल साहब ने भी कहा था कि मुस्लिम लीग आज भी आगे बढ़े, हम मुस्लिम लीग का सपोर्ट करने को तैयार हैं। वो अगर मुझे कहते हैं कि 15 वोट ला के मुझे गिनवा के दिखा दो, तो मैंने उन्हें कहा जी पहले आप हमारी क़यादत के साथ बात कर लें और फिर मुझे चैलेंज करके ना कहें। मेरा और तो शहबाज शरीफ और बिलावल भी बातचीत कर रहे हैं। और आप अगर इत्तेहादी बन के, दोस्त बन के, इत्तेफाक के साथ अगर आगे बढ़े तो आप पंजाब के अंदर ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ रखने वाली जमात है। आप और मैं मिल के इन हालात में, जब इस वक्त इस जमात के लोग MNAs MPs अपनी जमात से सख्त परेशान है, उनको अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, लोग इनको वोट नहीं देंगे आइंदा, तो बड़ी आसानी के साथ ये वोट हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो बात करें। मेरी इतला के मुताबिक अभी चेयरमैन साहब से कोई ऐसी बात इनकी हुई नहीं हुई और उनकी तरफ से ऑफर हुई तो उनको कबूल करेंगे। और PDM के बारे में चेयरमैन साहब ने उस पर भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था कि उसमें जाने का हमने कभी
तहरीक से, हमने कभी जद्दोजहद से, हमने कभी आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद से बिल्कुल मुफर नहीं किया, कभी पीछे नहीं हटे। आज भी अपनी जगह पे खड़े हैं, एएनपी भी खड़ी है, लेकिन हमारी सिर्फ यही एक बात है कि जिस तरह जो हमारी तहरीक की गई थी वो उसको विड्रा करके माजरत करें और एएनपी को राजी करें। हम आने को तैयार हैं। बहुत बहुत सर, आप आने को तैयार क्या है, वो आपको बुलाने को ही तैयार नहीं है। आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या फिर इन हाउस चेंज के ऊपर भी कोई बातचीत चल रही है या अभी भी आप लोग इसके ऊपर, इस ऑप्शन पे भी राजी हैं? देखिए, ये तो मैं आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम तो पंजाब से भी करना चाहते हैं, सेंटर में भी एतराज नहीं है। पंजाब इज कंपैरेटिवली इजियर ग्राउंड, तो मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ ना। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, कह रहे हैं पंजाब से तब्दीली का आगाज होगा और फिर वफाक के अंदर भी लेकर आएंगे। आपने बात सुनी, सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी से। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये लॉस्ट इन कम्युनिकेशन है ऑपोजिशन, क्या बात है? मेरा मतलब है कि कोई कहता है हमें ले लो, दूसरा कहता है नहीं लेना, एक कहता है डील कर रहे हो, दूसरा कहता है डील नहीं करना। खबर तो ऑपोजिशन खुद बन गई। याद है लॉस्ट इन कम्युनिकेशन या किसी और के इशारे का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में इशारे का इंतज़ार तो सब करते हैं। ये तो ज़ाहिर है कहना गलत होगा कि कोई नहीं, ज़ाहिर है किसी के इशारे पे लॉन्ग मार्चेस आते हैं। कोई पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, वो पाकिस्तान से बाहर कैसे जाता है, ट्विटर्स खामोश कैसे होते हैं, इशारे ही होते हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। लेकिन ऑपोजिशन का एक डायलेमा भी है। डायलेमा ये है कि इन दोनों ने इमरान खान को तो निकालना है, लेकिन आखिरी पॉलिटिक्स अपनी एक दूसरे के खिलाफ ही करनी है। अभी 5 दिसंबर को आ रहा है 133 का इलेक्शन। कायरा साहब से आपने पूछा, अभी बात कर रहे थे आप, उन्होंने कहा कि जी हम सरप्राइज देंगे इस इलेक्शन में, देखिएगा क्या होगा। ये वो पीपल्स पार्टी है जो 1000, 2000, 5000 वोट नहीं निकालती अभी तक सेंट्रल नॉर्थ पंजाब, जगह जगह हो रही है ना। वो तो कहीं आके एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। कायरा साहब भी दे रहे थे, मुझे याद है लास्ट टाइम जब सरगोदा का इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा जी हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा जी, क्या बात करें, वो पीडीएम का कैंडिडेट था। हाफिजाबाद में भी यही हुआ, हाफिजाबाद खैर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। सो इनका अगला इलेक्शन आपस में है। ये जो लाहौर का इलेक्शन है जो पिच किया पीपल्स पार्टी एकदम इस पोजीशन में कैसे आ गई है कि अगला इलेक्शन नून के खिलाफ लड़ रही है? खैबर पख्तूनख्वा में एंड मास फ्लॉक उठ के पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह कह रहे हैं अगला इलेक्शन हमारा है। आई मीन बला का एतमाद क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है कुछ तो हो रहा है जो होता है इस मुल्क में। मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं से ये श्योरिटीज़ दी जा रही हैं कि अगला इलेक्शन तगड़े रहें, आपका इलेक्शन होगा। और वही चीज़ आप देख रहे हैं कि बार बार ये जो बयानात हैं, अमूमन मैंने इस तसलसल के साथ किसी पार्टी के बयानात नहीं देखे जो मैं पीपल्स पार्टी की अब देख रहा हूँ कि कोई पार्टी खड़े होकर इलेक्शन से पहले तो ज़रूर कहता है कि जी अगली हुकूमत हम बनाएंगे। ज़ाहिर है वो इलेक्शन की तकरीरें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जिस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है वो देखकर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस इस्लामाबाद या पिंडी के किस हिस्से से उनको मिल रहा है। ये कॉन्फिडेंस पीएमएलएन को नहीं मिल रहा। कायरा साहब का आज आपने देखा है कि इतना बड़ा, इट्स बहुत बड़ा इनका दावा है कि बैकडोर राब्ते में शुरू हो गए इनके राब्ते। देखिए, पीएमएलएन तो इस बारे में ये बात कहती है कि हमारी बारी शायद नहीं है, हमें वी आर नॉट एक्सेप्टेबल। सो इस वजह से ये कॉन्फिडेंस उनको इसलिए नहीं आ रहा। उनको वो इस तसब्जुब में है कि हमने अगला इलेक्शन लड़ने कैसे जाना। जिस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी एडवर्सरी समझ रही है अगले इलेक्शन का, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है, अगर वो वक्त पूरा नहीं करते, कर भी लेते हैं, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन अगला एज अ वाइबल पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन जीत सकती है वो लड़ना। तो अगला इलेक्शन लाजमन पंजाब बैटल ग्राउंड है, वो इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान, वो अपनी जगह एक ये बात है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के अंदर इंटरनल बड़े मसाइल हैं कि एक ग्रुप ये देख रहा है कि दूसरा ग्रुप क्या करेगा। कभी एक ग्रुप खामोश हो जाता और वो इसलिए खामोश होता है कि देखते हैं कि दूसरा ग्रुप क्या अचीव कर लेता है। यानी आपको याद होगा पावर टॉक्स टू पावर वाली बयानात तो आते रहे पीछे। सो ये भी है कि अगर बातचीत शुरू होती है तो खामोशी और बैकस्टेप हो जाते हैं, 2-3 बैकस्टेप ले लेते हैं, लोगों के नाम लेना छोड़ देते, जर्नलों के नाम लेने छोड़ देते हैं। फिर जब उनको लगता है कि नहीं वो नाकाम हो गया तो दोबारा वो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी को बला की कोई एश्योरेंसेस दी जा रही हैं कहीं से। मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि वो अभी भी काबिल कबूल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और तहरीक इंसाफ की कुछ सूरत हाल यूँ हैं कि नोटिफिकेशन के बाद ये अक्सर लगता है कि हवा तब्दील हो गई है। गो के कल ये हमें खबरें मिल रही हैं कि कल चीफ अवामी स्टाफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा है, जब इमरान खान का जिक्र किया JUIFA की तरफ से, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ माई बॉस। क्या कहें, ये भी कहने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है क्या कि आई थिंक ओके। देखिए, पाकिस्तान में इट्स वेरी ट्रैजिक कि ये आपको फैसला करना पड़ता है कि आई थिंक ओके या वो किससे बात कर रहा है या किसी की डील होगी। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो कम से कम ड्राइंग रूम चैटर यही है कि जो ड्राइंग रूम में बहसें होती हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। वो जो सेम पेज है वो आपको नज़र आ रहा है। अगर पीपल्स पार्टी को कहीं से कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इससे लगता ही है कि शायद वो पेज जो फट चुका है या बड़ी ये आम फैम
ये बात आजकल की जा रही है कि वो पेज फट चुका है या बहुत ज़्यादा आपस में फ्रिक्शन बहुत बढ़ गई, चाहे उसकी वजह नोटिफिकेशन हो, उसकी वजह जो उधर से बढ़ चुकी है। लग ऐसे ही रहा है, एब्सोल्युटली लग ऐसे ही रहा है। हालात कम से कम देख के और जो सुनने में आ रहा है उससे ये लग रहा है कि फ्रिक्शन बढ़ चुका है। और आप एक तवील अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जो फ्रिक्शन है, ये दायरा जाती मेमोरी है, ये डू यू मूव ऑन ईजिली और यू नेवर मूव ऑन ईजिली? देखिए इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है आज या कल? फौरी तौर पे करनी पड़ती है। देखिए मैंने ये हमने सारों ने देखा, पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन फिर वो एक्सेप्टेबल भी हुई। वो लोग कहेंगे पीपल्स पार्टी वाले हमें हमेशा से कट टू साइज करके हुकूमत दी गई, लेकिन वो एक्सेप्टेबल भी हुई है। मुस्लिम लीग नून दोबारा एक्सेप्टेबल भी हुई 2013 में। जो कुछ हुआ जब जो इलेक्शन जीते हैं, इसका मतलब है कि किसी ने कोई हिंड्रेंस डालने की कोशिश नहीं की उस हुकूमत को बनने में। देखें ये जो एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, उसमें एक बड़ा एलिमेंट ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप बदलती नहीं है। सो अगर आपको प्रॉब्लम है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से इनसे 80s में, तो 90s में भी वही लीडर हैं, 2002 में भी वही हैं। उनकी ट्रैजिक शहादत के बाद जो कि वाक़या हुआ, तब लीडरशिप बदली और अब लगता है ऐसे कि अगले 20-30 साल यही लीडरशिप रहेगी। सो एक जब आपका किसी के साथ प्रॉब्लम आता है तो वो लोग अपनी जगह से हिलते नहीं है। नवाज शरीफ के साथ प्रॉब्लम है, नवाज शरीफ 85 से लेकर आज तक और ख़ासकर पोस्ट 90 जब से PMLN बनी अपनी जगह पे, इस्टेब्लिशमेंट का एक एडवांटेज है, उसकी लीडरशिप बदलती रहती है। सो अगर आज मेरा प्रॉब्लम है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मे बी जो द नेक्स्ट गाय हु टेक्स ओवर, शायद वो प्रॉब्लम उनको नजर ना आए या उनके लिए वो प्रॉब्लम ना हो। सो इस वजह से ये चीज़ मैं उसको जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, हाँ ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों को देखकर वो ये समझते हैं कि ये चीज़ नाकाबिले कबूल है या ये पॉलिटिकल पॉलिटिशियन, वो रेड लाइन कुछ पॉलिटिशियन या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में हो सकता है, लेकिन लार्जली उनके पास पीछे जाने का रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तजिया सुना। काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज ही हिज़्ब इख्तिलाफ फिर से सरापा एहतजाज थी। नैब चेयरमैन के किरदार के हवाले से सेनेटर सलीम मांडीवाला ने भी उनकी वीडियो का इशारा एक बार फिर किया, और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि आने वाले दिनों में 120 अरब रुपए जो वसूलियां हैं, जो मिल नहीं रही कहीं भी मुल्क के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इंकारी है, नहीं जानती, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब नैब ने मालन जब्बा राजी केस में वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक को क्लीन चिट दे दी। नैब ने एहतसाब अदालत को दरख्वास्त दी थी कि नैब वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के खिलाफ बदउनवानी का कोई सबूत नहीं मिला। नैब की दरख्वास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली और जिसके बाद नैब ने परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत में सितंबर में यह दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त में कहा गया था कि साबिक वजीर आला परवेज खटक, साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खालिद परवेज, टूरिज्म कॉर्पोरेशन खैबर पख्तूनख्वा के उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक खान और दीगर के खिलाफ 275 एकड़ अराजी को सैमसंग ग्रुप ऑफ कंपनीज को मुबैना गैर कानूनी लीज पर देने के हवाले से तहकीकात शुरू की गई। चेयरमैन नैब ने इसरार किया कि वो मुतमईन हैं कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के दिफात के तहत मुल्जिमान के खिलाफ कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं बनाया गया और इसलिए उनके खिलाफ तहकीकात बंद करने की मंजूरी के लिए मामला एहतसाब अदालत को भिजवा दिया गया। अब अदालत ने नैब की इस दरख्वास्त पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया और नैब को इजाजत दी कि वो साबिक वजीर आला परवेज खटक समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात बंद कर सकते हैं, लेकिन केस की बंदिश से मुल्जिमान या बदउनवान एहलकारों या अफसरान के खिलाफ महकमाना या किसी दीगर कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये नाजरीन कि सब एक नॉर्मल सूरत हाल के अंदर कहा जा सकता था, इंक्वायरी थी, कुछ मिला नहीं, बंद हो गया, लेकिन एक बला का एतमाद नैब चेयरमैन का भी था इस केस के हवाले से। वो क्या था, मुलाहिजा कीजिए। नैब कर क्या रहा है, वो मालूम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की, और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात और जंगबंदी के ऐलान के बाद रात गए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी 1 माह की जंगबंदी का ऐलान कर दिया कि जिसके बाद रियासत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता मुज़ाकराती अमल का ऐलान हो चुका है। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तानी आइन के तहत होंगे और इन ग्रुपों को पाकिस्तानी आइन का एहतराम करना होगा। On TTP, even yesterday I made a statement and it was very clear that the negotiations
or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. BBC में छपने वाली फरज जावेद की खबर के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद के बाद गुज़िश्ता रोज होने वाले पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन को एतमाद में लिया गया कि मुज़ाकरात आईन पाकिस्तान के तहत ही होंगे और अगर मुज़ाकरात में नाकामी हुई तो फौज शिद्दत पसंदों के खात्मे तक उनसे लड़ेगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने दावा किया कि पार्लिमानी इजलास में सीज़ फायर मुआहदे के बारे में नहीं बताया गया, ना ही एतमाद में लिया गया। और आज ही खुर्रम दस्तगीर साहब दावा कर रहे थे कि जब पूछा गया सवाल कि क्या मुज़ाकरात करने चाहिए तो अपोजिशन ने अल्लाह ने ऐलान नहीं में जवाब दिया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी, ANP और सिविल सोसाइटी ये सवाल कर रही है कि 70,000 पाकिस्तानियों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तानी करार देते हुए कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में मकामी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। But all of them are Pakistanis. The state of Pakistan wants to give its citizen a chance. इसमें जो negotiations होंगी उसमें मुकामी लोग जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। फवाद चौधरी ने जंगों का इख्तिताम मुज़ाकरात को करार दिया। The phenomena that war should continue for infinite, that is obviously something that we need to discourage, and we want peace in these areas, and peace is obviously possible through talks. चौधरी साहब ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात में अफगान तालिबान के किरदार को उजागर करते हुए कहा कि अफगान तालिबान की रिक्वेस्ट पर हो रहे हैं। Afghanistan authorities also requested us to get into negotiations with, they want us to negotiate a deal with the TTP. हमारे ज़राए के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान में इस वक्त 7 ग्रुप्स हैं, जिनमें से 4 ग्रुप्स के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है और जंग बंदी का ऐलान किया गया है, जबकि 3 ग्रुप्स की जमानत अफगान तालिबान की जानिब से दी गई है। बाकी ग्रुप्स अभी तक मुज़ाकराती अमल को मानने या किसी किस्म के सीज़ फायर के लिए राजी नहीं हुए, बल्कि वो अपने आप को दुरुस्त करार देते हुए कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम माफ़ी किस चीज़ की मांगे, और हम तो उस आइन को ही नहीं मानते। पाकिस्तान इन बाकी 3 ग्रुप्स को कैसे मुज़ाकराती टेबल पे लाएगा, या ये जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ही होगी या फिर अफगान तालिबान की, इस हवाले से भी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इस सारी सूरत हाल में अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का कल से शुरू होने वाला दौरा पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर चुका है। अफगान वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद से कबल काबीना की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इंसानी हकूक की बुनियाद पर इमदाद की अपील की गई है पूरी दुनिया के अंदर, और टैक्स खत्म करने का ऐलान भी किया गया है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। Willing to take all actions, whatever we can do to help people of Afghanistan, and for that the cabinet has decided today that we will send a sufficient amount of wheat and rice to Afghanistan. We are taking measures through which Afghanistan's import to Pakistan can be eased out. We have slashed all taxes on Afghanistan imports. अफगानिस्तान में हालात खराब तर होते जा रहे हैं और लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर होने के अलावा कहतसाली का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान तेजी से दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान वाला मुल्क बनता चला जा रहा है, और बर वक्त मुदाखलत ना की गई तो अफगानिस्तान का हाल शाम और यमन जैसा हो जाएगा। सर्दियों की आमद के बाद मुल्क में खुराक का बहरान पैदा होने का खतरा है, जबकि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख में से 2 करोड़ 3 लाख अफगान खुराक की कमी का शिकार हो चुके हैं। अफगानिस्तान में बिगड़ती मुआशी सूरत हाल, दाइश खुरासान के हमलों में इजाफे और अफगान तालिबान की बैत लेने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने वाली पाकिस्तानी रियासत किस तरह बैलेंस किया जाएगा, इन सब चीज़ों को बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद असलम चौधरी साहब, हमारे साथ दे रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और गहरी नज़र रखते हैं अमूर पर, किताबें भी लिख चुके हैं जाहिद हुसैन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद हुसैन साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, फरमाइएगा कि मामलात पेचीदा होते चले जा रहे हैं, सीज़ फायर का ऐलान दोनों तरफ से हो गया है, 1 माह का टाइम दिया गया है, इज़ 1 मंथ इनफ? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये आती है कि जो बातचीत की जा रही है उसकी बुनियाद क्या है। पहले तो ये कहा गया था कि जो है वो ये जितनी तंजीमें हैं
वो अपने आप को हथियार फेंकेंगी और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये सवाल पैदा होता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको आपने डिक्लेयर किया था और पाकिस्तान के कहने ही पे जो है उसको ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा दिया गया था और तमाम यूनाइटेड नेशन ने भी उसको एक टेररिस्ट ग्रुप करार दिया था। अब आप एक इसी ग्रुप के साथ जब बातचीत कर रहे हैं तो बुनियादी चीज़ क्या है, जब बार बार जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान के आइन के तहत करेंगे, तो पाकिस्तान के आइन कहाँ पे इस बात की इजाज़त देता है कि जिस तंजीम को आपने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आप उससे मुज़ाकरात की बुनियाद क्या होगी। और तो एक तो ये सबसे बुनियादी चीज़ आती है और एक सीज़फायर का ऐलान किया गया है वो 1 महीने के लिए किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो स्टेट को अपने नुक्ता नज़र पे लेके आना चाहती है, बजाय इसके कि वो पहले सरेंडर करते और उसके बाद जो है मुज़ाकरात होते। ये तो उल्टी बात नजर आती है। मैं एक पढ़ रहा था, रॉयटर्स की खबर थी 3 दिन पहले आई थी, जिसमें कोट किया गया था एक तहरीक तालिबान के कुछ रहनुमाओं का। उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जितने भी हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनको रहा किया जाए और वो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेयर होगा जिसके बाद वो बातचीत शुरू करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शराइत जो है, क्या एक जो है दहशतगर्द तंजीम जिसने जिम्मेदारी कबूल की है हज़ारों पाकिस्तानी लोगों को शहीद करने के लिए, जिससे लड़ते हुए तकरीबन हमारे 4000 के करीब फौजी जवान और ऑफिसर शहीद हुए हैं, आप उसको इस तरह से दे रहे हैं जैसे वो आपके साथ बराबर के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये चीज़ सही है। दूसरी बात और अभी आती है कि इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं और माजी में हमेशा ये हुआ कि जब भी बातचीत हो गई उसके बाद उन्होंने अपने लिए ज़्यादा स्पेस ली, उसके बाद जो है फिर ज़्यादा हमें दहशतगर्दी का निशाना बनना पड़ा। हमने सवात की मिसाल देखी थी कि 2008 में मुज़ाकरात हुए थे, एग्रीमेंट हुआ था, उसके नतीजे में आपने तमाम लोगों को रहा किया था जो कि उनके लीडरान थे, जो कि मुलव्विस थे वहाँ पे दहशतगर्दी के। जब वो बाहर आते हैं तो उन्होंने अपना बदला उन लोगों से लिया जिन्होंने जो हुकूमत का साथ दिया था। अब क्या हम उसी तारीख को दोहराने चाहिए? और भी ऐसे मैं कितनी दफा मैं गिना सकता हूं कि कितने मुआहदे किया। ठीक है, मगर चौधरी साहब इस दफा हमने देखना है कि मुख्तलिफ क्या है और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। शहजाद चौधरी साहब, ऑप्शंस बहरहाल महदूद नजर आ रही हैं क्योंकि अफगान तालिबान जो हैं वो हरगिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान से एक महाज नहीं खोलेंगे, बट एट द सेम टाइम अभी वो जामिन तो बन रहे हैं। हमने अभी जिस तरह इब्तदाई में बताया, हमारी मालूमात के मुताबिक अभी 7 में से 4 गिरोह हैं जिनसे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बाकी 3 गिरोह जो हैं वो अभी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बने। सो ऑफ कोर्स दिस इज इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन गिवन कि हमारे नेबरिंग अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है, गिवन के डायनामिक्स पूरे बदल चुके हैं दिस टाइम। व्हाट ऑप्शंस डू वी रियली हैव? जी, वेरी टेनुअस, बहुत ज़्यादा टेंटेटिव किस्म की चीज़ें हैं और इसमें किसी किस्म का कोई एश्योरेंस या उसके अंदर सस्टेनेंस या लॉन्जेविटी नज़र नहीं आती है। वजह लेकिन वाज़ेह है कि इस वक्त ये क्यों हो रहा है। देखिए, इस वक्त ये जो ग्रुप हैं 3 से 5 हज़ार के करीब इनकी तादाद जो लोग हैं वहाँ पे गए हुए हैं, अफगानिस्तान में बैठे हैं। इनकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर तो अफगान तालिबान पे आती है कि वो इनका कला कमा करें और इनको ख़त्म करें और इनको अपनी ज़मीन इस्तेमाल मत करने दें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अच्छा, ये तो एक स्टेप हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत महसूस करती है कि अफगान तालिबान के बस में नहीं है कि इस तरह के किसी गिरोह से मुकाबला कर सके, ख़ासतौर पर जबकि IS जो है वो उनके साथ काबुल में लड़ रही है और ऑल ओवर अफगानिस्तान लड़ाई कर रही है। अच्छा, तो इसलिए वो उधर उलझे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि आप अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी कुछ बंदोबस्त करें। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जब अगर वो नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान जो है वो जाके उनको 3 से 5 हज़ार लोग हैं, रियासत इतनी बड़ी है, ये तो मैनेज कर सकती है उनको। आई थिंक वी कैन फिनिश देम ऑफ। उसका एक जो शाखसाना निकलता है कि जब हम अपनी ज़मीन अफगानिस्तान पे हमले के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो कुव्वतें जो कि इस वक्त रीजन में बैठी हैं और वो ये कहेंगी कि आपके खिलाफ आपकी ज़मीन के ऊपर अटैक किया गया बाय यूजिंग द पाकिस्तानी सॉइल, की कमी तो है नहीं, स्पॉयलर्स की कमी नहीं, तो ये आपके ऊपर एक रिटर्न अटैक उस तरह से आ सकता है, खासतौर पर जब से इस तरह का एक कैडर्स अवेलेबल है वहां पर जो कि तैयार है पाकिस्तान की रियासत को टेक ऑफ। सो इंटरेस्टिंग शहजाद चौधरी साहब, कता कलामी माफ, ये इतने ज्यादा वेरिएबल्स हैं, ये सारी डिबेट तो पार्लियामान में होनी चाहिए कि खदो खाल डिस्कस हो, चीदा चीदा नुकाट डिस्कस हो, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो किया जाए, मगर ऐसा होता आई विश कि ऐसा हो रहा होता। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर सिक्योरिटी
इनको बुलाया गया और इनको जितनी भी, मुझे नहीं पता 2 घंटे 3 घंटे आमतौर पे ऐसी ब्रीफिंग्स इतनी लंबी चलती हैं, इनको जब ब्रीफिंग दी गई तो इन्होंने अपनी तरफ से, तमाम पार्टी के ये अकाबरीन थे, बड़े लीडर्स थे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर्स थे, आज के लीडर्स थे, इन्होंने क्या वहां पर उनसे कहा, जो भी इनको ब्रीफिंग दे रहे थे कि आपने यूं करना है और ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये हो नहीं सकता था कि सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुन के बाहर आ गए और इन्होंने आके यहाँ पे हमें कहा जी हाँ हमने सुन लिया और हम सुन के आ गए। आप तो अगर लीडरशिप है और पार्लियामेंट्री कमेटी है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था, करना चाहिए था। मैं और आप बैठ के बात तो कर लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिनका काम था वो उस वक्त जब मौका आया तो फिर ये जाहिद हुसैन साहब, आप इत्तेफाक करते हैं शहजाद चौधरी साहब से कि ठीक है, जो ओनरशिप लेता नहीं है, जो अपनी जगह छोड़ देता है, वो खुद वो स्पेस मुहैया करता है दूसरे को टेक ओवर करने के लिए, पर एसेंशियली पिछले 24 घंटे से हम पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत इख्तियार करते देख रहे हैं। आज बाहर आके ऑपोजिशन ये कह रही है कि हमने ना कर दिया मुज़ाकरात को, यूनिलैटरल डिसीजंस, फैसले नहीं कबूल होंगे हुकूमत के, मगर एट द सेम टाइम अंदर बैठे हुए इजलास में चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं तमाम ऑपोजिशन को और हुकूमत को, ऑफ कोर्स सैंड्स मासवाए इमरान खान की, कंसेंसस डेवलप करें। किस चीज पे कंसेंसस डेवलप करें? काम तो शुरू हो चुका है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, सीज फायर तो हो चुका है 1 महीने के लिए। महर देखिए, बुनियादी चीज ये थी कि ये ब्रीफिंग थी जिसको आपके जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान ने जो है उसको जो ग्राउंड सिचुएशन थी उसके मुताबिक ब्रीफ किया है। ब्रीफ जो है वो पॉलिसी नहीं बनती है। ब्रीफ में आपको सिर्फ हकायक से आगाह किया जाता है, एक चीज़ बताई जाती है कि उस खित्ते की सूरत हाल क्या है, यहाँ की सूरत हाल क्या है, लेकिन पॉलिसी बनाने का काम तो हुकूमत का है और हुकूमत के साथ जो है सबसे बुनियादी चीज़ आती है, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक कंसेंसस क्रिएट करे जो कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, ख़ासतौर पर इस किस्म के मामलात हैं, वो जो है उसके बारे में एक वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करे। आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल इस पे जो है डिस्कशन कैबिनेट में भी नहीं हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर मिनिस्टर जो है अपनी अपनी बातें करता फिर रहा है। और ये हमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलिसी जो है कि बातचीत शुरू हो चुकी है, हमें उस वक्त पता चलता है जब प्राइम मिनिस्टर एक बैरूनी टीवी चैनल को इंटरव्यू में देते हुए बताते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो गई है। अब फिर ये बताइए कि ये अगर इस किस्म की है तो अगर फैसले पर ये पॉलिसी इस तरह बनती है तो साफ जाहिर होता है कि पॉलिसी बनाने का कोई प्रोसेस नहीं है। ना ही प्राइम मिनिस्टर की कोशिश ये होती है कि जो है कोई कंसेंसस क्रिएट किए जाए इन मामलात पे। अगर आपको बातचीत करनी है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि किस टर्म पे बातचीत हो रही है। बातचीत सिर्फ बातचीत के मतलब नहीं होता है कि हाँ हम अमन कायम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आप एक ऐसी तंजीम के साथ बात कर रहे हैं जिसने इस मुल्क को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। और आईने पाकिस्तान को तो कभी तस्लीम ही नहीं किया ना। तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी का भी आपने 2008 का जिक्र किया, वो तो शरीयत लाना चाहते हैं या वो भी अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। सो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि क्विकली अगर इसको रैप अप करें आपके नज़दीक जाहिद साहब, ये इस दफ़ा बिकॉज एक लंबी फहरिस्त है, हमने कल भी पूरी बताई ये मुज़ाकरात की जनरल मुशर्रफ के दौर से, इस दफ़ा आपको लग रहा है कामयाब होगा ये अमल या नहीं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने की बात की कि ये तालिबान अफगान तालिबान की जो है मशवरे पे या उनकी एडवाइस पे ही बातचीत हुई है, तो जरा इस बात को भी तय कर लें कि क्या आइंदा हमारी पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान के जो तालिबान हुक्मरान उनके कहने पे बनेगी या हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के सामने रखते हुए अपनी पॉलिसी। और शहजाद चौधरी साहब, कल वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी आ रहे हैं पाकिस्तान, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? आई मीन वी आर नॉट ऑफिशियली रिकग्नाइजिंग देम येट, हम टैक्सेस भी माफ करने का ऐलान हो गया है, अपनी पूरी FBI नादरा सारी टीम लेके भी उधर जाते हैं हम लोग और ऑफ कोर्स हेल्प भी कर रहे हैं। कल हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कि बराए मेहरबानी उनकी तर्जुमानी ना करें, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात ज़रूर करें, बट लेट देम बी स्पोक्स पर्सन फॉर देमसेल्व्स, उनकी तर्जुमानी ना करें। तो कल आ रहे हैं वजीर खारजा, हम उनको रिसीव करेंगे, मुज़ाकरात होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं सिर्फ उसमें पिछले पॉइंट पे एक छोटा सी बुनियादी तौर पर जो मैं बहस का इसका अखज़ कर सकता हूं वो ये है कि पाकिस्तान को बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनको जंग करनी चाहिए TTP के खिलाफ जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। अगर ये पॉलिसी है और पॉलिसी होनी चाहिए तो फिर इसको अलल ऐलान इस हुकूमत को बनाना चाहिए पॉलिसी शक्ल के अंदर और डिक्लेयर करना चाहिए ताकि लोगों को, पार्लियामेंट को और मीडिया को पता लगे कि हमने जंग करनी है और हम जंग करके इनको खत्म करेंगे। ये हमारी रियासत के पास कैपेबिलिटी अवेलेबल है, वी कैन डू दिस, बट समवन मस्ट मेक दिस डिसीजन।
किसी को ये फैसला करना पड़ेगा कि जंग पॉसिबली कि हम लोग उस ये फैसला करने के लिए भी एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि देखिए हमने कोशिश तो की एक बार फिर, और अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, किनेटिक एक्शन ही लिया जाएगा। कल भी चीफ ने बार बार कहा आप चाहते हैं एक्शन लें। जी मैं आपसे अर्ज करूं, ये जंग होनी ही होनी है। वो जाहिद ने आपके जिक्र किया ना, बड़ी वाज़ेह सी चीज है। जिन लोगों ने पिछले 20 से 25 साल के अंदर एक ही तरीका जिंदगी का सीखा है, वो अपने आप को ओवरनाइट कैसे बदलेंगे, नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए ये उनका बिहेवियर ही वजह बनी एक उस जंग के, जिसको रद्दुल फसाद के नाम से या ज़रब अज़्ब के नाम के उनको एक ऑपरेशन लॉन्चेस किए गए। बहरहाल इसको एक साइड पे करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन एड। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रहते हुए अपने आप को कमिट किया सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू तक, और यही एम्फोसिस होना चाहिए। और अफगानिस्तान को ज़ाहिर है कल ये भी बताया जाएगा कि भाई अगर आपको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी करानी है दुनिया में, तो वो तमाम चीजें जो कि आपने वादे किए हैं दुनिया से, उनको किसी ना किसी शक्ल में जरूर पूरा कीजिए ताकि दुनिया आपको मान सके और उसके बाद फिर आपसे कुछ राब्ता बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब, जाहिद हुसैन साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि IMF से मुज़ाकराती अमल में तातुल और बढ़ती बेयकीनी के मंफी असरात मुल्की मईशत पर मुरतब होना शुरू हो गए हैं, और इसका असर डॉलर की कदर में इजाफे और स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की सूरत सामने आ रहा है। आज ही डॉलर के मुकाबले में रुपया ₹1.12 कम हुआ और स्टॉक मार्केट में 750 पॉइंट की गिरावट देखी गई। बज़ाहिर हुकूमती पॉलिसीज के नतीजे में मुस्तकबिल से मुतल्लिक गैर यकीनी में इजाफा होता जा रहा है। गैलप पाकिस्तान की चौथी सहमाही रिपोर्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक मायूस ताजिरों की तादाद 29% से बढ़कर 39% तक पहुंच गई है, जबकि मुल्की सिमत को दुरुस्त ना समझने वालों की शरह में 22% इजाफा हुआ है। और इसी तरह गैलप पाकिस्तान की रिपोर्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक माली साल की तीसरी सहमाही में सारिफीन की राय मायूस कुन रही और इंडेक्स 19.6% कमी के साथ 70.8% रहा, यानी कि सारिफीन के एतमाद में, कॉन्फिडेंस में कमी देखी गई है। और इसकी वजह कमज़ोर मैक्रो इकोनॉमिक इशारे, अफराते ज़र में इजाफा, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी करार दिया गया है। हुकूमत को अपनी सिम सही करनी होगी, दुरुस्त फैसले बर वक्त करने होंगे, बेयकीनी की सूरत हाल का खात्मा करना होगा और जल्द अज जल्द करना होगा, वगरना पाकिस्तान पर IMF की गिरफ्त मजीद मजबूत होती जाएगी और IMF पाकिस्तान को डिक्टेट करना शुरू कर जाएगा। नाज़रीन, इसके असरात बहरहाल हमने माजी में भी देखे हैं और हम अब भी देख रहे हैं। बिजली की कीमत में इजाफा, सब्सिडीज़ का खात्मा हम देख रहे हैं, और साथ ही इजाफी पेट्रोलियम लेवी की वसूली, मॉनेटरी पॉलिसी और दीगर अमूर पर शराइत, इसी डिक्टेशन की शिकें हैं सारी जो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स ट्रिपलिंग फॉर द पब्लिक, इसे अब मिनहसुल कौम, हमारी बेहिसी कह लीजिए या फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती एक इंसानियत कह लीजिए। गैलप के एक हालिया सर्वे के मुताबिक अनबिलीवेबली 43% पाकिस्तानी समझते हैं कि मुल्क में लोगों के गरीब होने की वजह उनकी किस्मत है। हमें सोचना होगा कि हम किस पॉइंट पे जाके किस्मत को कोसना, किस्मत को रोना बंद करेंगे और अपने फैसले और अपनी फैसलों की ओनरशिप लेना शुरू कर देंगे। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।